अच्छा जी, मैंने डिस्कस किया था अभी कि अगर हम कोई एसेट बना रहे हैं, एसेट बनाते हुए अगर उसके दरमियान कोई हॉल्ट्स आ जाएं तो उन हॉल्ट्स का टाइम पीरियड जो है वो उसकी कैपिटलाइजेशन में नहीं ऐड किया जाएगा, बल्कि उतने मंथ्स हम निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कि पूरा साल एसेट बनता रहा, पूरा साल लोन लगा, लेकिन उसमें से 2 माह का हॉल्ट आ गया, तो अगर वो जो हॉल्ट है वो उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन हम जब बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप पूरे साल की बोरिंग कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि सिर्फ 2 माह की उसमें से निकाल देंगे, 10 माह की कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसमें जो एक और चीज आपको मैंने बताया था कि नोटिस कीजिएगा और इसको अडेयर करें कि अगर वो हॉल्ट जो है वो जरूरी है उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो फिर आपने उनको माइनस नहीं करना। फिर पूरे माह के पूरे साल की आपने कैपिटलाइजेशन लेनी। फॉर एग्जांपल, बात करता आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते हुए लेंटर डालते हैं, तो लेंटर को सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपको पूरा माह चाहिए एक लेंटर को सूखने के लिए, तो उसका मतलब है ये हॉल्ट आप उस एसेट को बनाने के लिए जरूरी था। तो अब इस हॉल्ट को आपने कंसिडर नहीं करना, बल्कि आपने पूरे साल की कैपिटलाइजेशन कर देनी है, या जितनी देर का भी वो बोरिंग बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं उतनी देर की। राइट जी। अच्छा, अब एक और सिनेरियो इसी तरह से, फॉर एग्जांपल, कहता है जी हमने मुख्तलिफ सिनेरियोज में डिस्कस कर रहा था। आपने एक एसेट बनाना शुरू किया 1 जनवरी 2022 को, और आपने लोन लिया उसका, आप इसका ये सिनेरियो कर लें, आपने लोन पहले ले ली 1 जनवरी को, आपने 1 अप्रैल को आपका एसेट बनना शुरू हुआ, जबकि आपने लोन जो है वो 1 जनवरी से लिया, 1 जनवरी से लिया हुआ। तो कहते हैं जी अब क्या करें, और आपका एसेट कंप्लीट हो रहा है कब, 31 दिसंबर 2022 को। तो कहता है जी अब वंस अगेन उसकी जो कैपिटलाइजेशन है, वो कैपिटलाइजेशन आपने कितने माह की करनी है, ये भी सिनेरियो देख लेते हैं जी। ये सिनेरियो कौन सा है जी, जिसमें अब हमने लोन पहले लिया हुआ है और बिल्डिंग बाद में बनना शुरू हुई है। तो वंस अगेन देखें जी, हमें बिल्डिंग से कब बनना शुरू हुई, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट कब से शुरू होगी, जब से बिल्डिंग बनना शुरू हुई है। और अगर आप साथ लोन भी लिया हुआ है तो फिर हम उस दिन से शुरू करेंगे। तो अब जो है वो बिल्डिंग इसकी कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होगी, 1 अप्रैल से। आप हालांकि हमने लोन कब ले लिया था, लोन 1 जनवरी का लिया हुआ, लेकिन एसेट बन ही नहीं रहा। तो जब एसेट बनना शुरू होगा वो 1 अप्रैल से बनना शुरू होगा। तो वंस अगेन जो इसकी कैपिटलाइजेशन होगी वो 9 माह की होगी। तो उसकी कैपिटलाइजेशन हम वंस अगेन वही जो 9 माह इसके बनते थे, आई थिंक 7500 बने थे, तो 7500 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी कैपिटलाइजेशन। तो ये भी है, पहले केस में था बिल्डिंग पहले बन रही थी, लोन बाद में लिया था, तो हमने 9 माह का लिया। इस केस में क्या है कि बिल्डिंग बाद में बन रही है, लोन पहले लिया हुआ, तो इस केस में हम उसका भी सेम सिनेरियो होगा। लेकिन क्यों, क्योंकि अब बिल्डिंग बाद में बन रही है। तो मेन चीज ये है कि बिल्डिंग और लोन दोनों इकट्ठे आपके पास मौजूद होने चाहिए। राइट जी, आई होप ये आपसे बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, फिर ये आता है कि ये जो आपने लोन लिया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने लोन 1 जनवरी को लिया हुआ है, और आपका जो बिल्डिंग बननी शुरू हुई है वो 1 अप्रैल को बनना शुरू हुई है, और वो कंप्लीट रेज्यूम साल से भी पहले हो गई, यानी वो कहता है जी 30 अक्टूबर को हमारी बिल्डिंग जो वो कंप्लीट हो गई। तो अब इस सूरत में वो कहता है जी आप कैपिटलाइजेशन, जाहिर है कैपिटलाइजेशन तो कर लेंगे जितनी होगी, जो बाकी का इंटरेस्ट है उसका क्या करें। तो जो बाकी का इंटरेस्ट है उसके बारे में S23 कहता है जी उसे आप अपना नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट, यानी वो हमारा एक्सपेंस है, वो इनकम स्टेटमेंट में जाके पीबीआईटी में से निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपसे कहूं, देखिए मैंने लोन कब ले लिया था, 1 जनवरी को 2022 को, लेकिन मेरी बिल्डिंग कब बनना शुरू हुई, 1 अप्रैल को, और ये कंप्लीट कब हो गई, 31 दिसंबर 2022 को।
अगर वो आपसे मुझसे पूछे बताएं इस साल में मेरे एसेट कितने से लिखा जाएगा, मैं कहूंगा मेरा एसेट 1,07,500 रुपए का होगा। ठीक होगा। वो मुझसे पूछ ले बताएं इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, तो मैं कहूंगा जी इनकम स्टेटमेंट में जो बाकी के कितने मंथ है इंटरेस्ट के, लोन कब लिया था 1 जनवरी 2022 को, लेकिन बोरविंग कॉस्ट में कितना यूज हुआ, सिर्फ 9 माह का, जो बाकी के 3 माह है वो 2500 रुपए कहाँ आ जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसी तरह सिंपली आपने वो अगर आप पूछे इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट में सादा से ये बताएं जो बोरविंग कॉस्ट से उस साल में बच गया वो सारे का सारा कहाँ चला जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 माह का इधर चला जाएगा, 3 माह का इधर आ जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमें पता है कि फुल इंटरेस्ट जो फुल ईयर का इंटरेस्ट है वो 10,000 है, उसमें से 7500 इधर चला गया तो बाकी 2500 इधर आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आपने ये इनकम स्टेटमेंट जो है ये दोनों तरह से कैलकुलेट की जा सकता है कि जो रिमेनिंग मंथ्स हैं वो इधर लिख दें, और या फिर जो रिमेनिंग आपके जो टोटल इंटरेस्ट का पता है तो उसमें से जो बोरोइंग कॉस्ट में लग गया वो तो उधर चला गया, जो बाकी बच जाएगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये भी कभी कभार वो पूछ लेता है कि एक्सट्रैक्ट्स बताएं, तो एक्सट्रैक्ट्स में फिर आपने इंटरेस्ट की ही सेग्रीगेशन करनी होती है। अच्छा, जैसे हमने हॉल्ट्स वाले केस में किया, तो फॉर एग्जांपल वो कहता है जी फुल ईयर का हमारा इंटरेस्ट लगना था उधर बोरोइंग कॉस्ट में, लेकिन 2 माह का हॉल्ट आ गया, तो इसका मतलब है अब 10 माह का जो वो कैपिटलाइज हो जाएगा और जो 2 माह का वो किधर चला जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा, सादा सा कॉन्सेप्ट है कि इनकम स्टेटमेंट में कौन सा एक्सपेंस जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट में जितना इंटरेस्ट नहीं लगा वो इधर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, बाकी उधर चला जाएगा। अगर पूरे साल का ही लग गया तो फिर इनकम स्टेटमेंट में जीरो जीरो इंटरेस्ट जाएगा। राइट जी, थोड़ा सा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम की भी बात कर लीजिए। अब वो फॉर एग्जांपल क्या देता है जी, मैं सेम सिनेरियो इसे ही लेके आता हूँ जी, ये इधर आ गया जी मेरे पास, लेजिम जी ये आ गया, ये मैंने इधर लिख दिया। वो क्या देता है जी, फर्स्ट इसको मैं सिनेरियो वो वाला कर लेता हूँ जी। 1 जनवरी को मैंने एक लोन लिया, एसेट बनना शुरू हुआ 1 लाख का, और 1 जून को ही 1 जनवरी को ही मैंने लोन ले लिया, 31 दिसंबर को ये कंप्लीट हो गया। कहते हैं जी आपने जब 1 जनवरी को लगाया तो पूरा नहीं लगाया, बल्कि इसमें से आपने 50,000 जो बच गया था, इन्वेस्टेड 50,000, हाफ ऑफ द लोन यानी 50,000 एट लेट्स जी 5%। सर ये जी बेटा। सिनेरियो रिपीट कर दें, मिस हो गया। अच्छा अच्छा, ये देखिए मैं ये कह रहा हूं हमने 1 जनवरी को एसेट बनाना शुरू किया, 1 जनवरी को ही लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, और हमारा एसेट कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2022 को, यानी पूरा साल लगने लगा। राइट, तो 1 जनवरी को मैंने एसेट बनाना शुरू किया, 1 जनवरी को ही लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, 31 दिसंबर को ये एसेट कंप्लीट हो जा। राइट, वो कहता है आपने जो जब एसेट बनाना शुरू किया तो जो लोन लिया था उस लोन में से सारे का सारा लोन तो जाहिर स्टेट वे नहीं लग गया 1 लाख, उसमें से कहता है जी आपने 50,000 रुपया जो था वो एसेट बनाने में लगा दिया, अभी 50,000 आपके पास आइडियल पड़ा हुआ था, यानी आपके पास पड़ा हुआ था सरप्लस में, आपने उस 50,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया 6% के ऊपर। ठीक हो गया, कितनी देर के लिए, फॉर प्लस 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स अप टू जून, अप टू 30 जून, 6 माह के लिए आपने 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दी। राइट जी, जाहिर है फिर 50,000 रुपया बाद में भी आपने लगा दिया होगा, तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है जी, परेशानी की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में भी आप सबसे पहले देखें जी, आप ये इसको, ये मैं सिनेरियो इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये कौन सा सिनेरियो है जिसमें साथ इन्वेस्टमेंट भी आ गई, अब इन्वेस्टमेंट इनकम जाहिर है ये आ गई जी इधर। अगर ऐसा केस हो, देखिए आपने 1 जनवरी को लोन ले लिया और लगाना शुरू कर दिया,
तो आपने बोरविंग कॉस्ट तो पूरी आपको देनी पड़ेगी ना, वो तो पूरी 10,000 रुपया ही देनी पड़ेगी। बोरविंग कॉस्ट तो फुल ईयर चली, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरी बोरविंग कॉस्ट फुल कैलकुलेट करनी है आपने, यानी पूरा साल लगी जितनी देर है। बोरविंग कॉस्ट का कोई लेना देना इन्वेस्टमेंट इनकम से अभी नहीं है। अच्छा, इसमें से कहते हैं जी आपने इन्वेस्ट कर दी थी, इन्वेस्टमेंट इनकम जो थी, फिर इसका मतलब है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो कितनी थी? इन्वेस्टमेंट इनकम उसने बता दिया था 50,000 रुपया हमने 6% पर 0.06, 50,000 रुपया जो है वो 0.06 पर हमने इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन डोंट फॉरगेट कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो मैं 6 माह का दूसरे लफ्जों में इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लूं, तो वो मेरी कितनी निकलती है जी? 1500। तो मैं इन्वेस्टमेंट इनकम जो है 1500 की, उसे यहां से माइनस कर देता हूं। तो मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने 1,00,000, अब कितने के एसेट बन जाएगा? 1,08,500 का। तो जो अब एसेट की इन्वेस्टमेंट इनकम के बाद वाली वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। फिर से मैं बता दूं, बच्चा अक्सर क्या करता है कि वो बोरविंग कॉस्ट जो है उसे ही 50,000 पर लेना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आपने लेना, आपने बोरविंग कॉस्ट टोटल कैलकुलेट कर ले। ओके, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक को तो आपने 10,000 देना ही देना, बैंक को तो 10,000 देना ही देना आपने। तो बोरविंग कॉस्ट फुल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगी। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो बाकी जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतनी इन्वेस्टमेंट इनकम निकालकर, जितनी देर के लिए किया है उतनी देर की इन्वेस्टमेंट इनकम निकालकर यहां पर आप माइनस कर देंगे। राइट जी, ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया जी? अच्छा जी, अब आ जाए। अच्छा, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में भी आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर हॉल्ट आ गए हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम वाले टाइम पीरियड में भी हॉल्ट आ गए, तो उतनी देर की इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं लिखी जाएगी, उतनी देर की ही आपके बोरविंग कॉस्ट भी नहीं लिखी जाएगी। यानी जो बोरविंग कॉस्ट के ऊपर रूल अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे रूल इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम भी सिर्फ उस टाइम पीरियड की ली जाएगी जब एसेट बनना शुरू हो जाएगा, लोन लगना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम में भी अगर हॉल्ट आ गए तो उसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका भी एक छोटा सा सिनेरियो बना लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही ले आते हैं जी। ये ले, मैं इस सिनेरियो को नीचे ले आया जी। हेवी कोच, वो कहते हैं जी आपने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की 1 जनवरी 2022 को, और आपने उसी दिन लोन ले लिया 1,00,000 रुपए का। ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई किस दिन? 31 दिसंबर 2022 को। कहते हैं इसमें से आपने 50,000 जो है वो 6% पर फर्स्ट 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दिया, जो सरप्लस फंड्स थे आपके। राइट जी। अच्छा, साथ वो क्या देता है कि जून और एंड जुलाई, इन 2 मंथ्स में स्टॉपेज आ गई, हॉल्ट आ गया जी। इन 2 मंथ्स में हॉल्ट आ गया। राइट जी। कहते जी अब बताएं क्या करें। अब वंस अगेन जी मैं इसको लेके आता हूं जी, ये ले जी नीचे। वी गो जी। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे ये बताएं जी, मैं बोरविंग कॉस्ट कितने माह की लिखूं? बोरविंग कॉस्ट कितने माह की लिखी जानी चाहिए? 10 मार्क्स। शाबाश, 10 माह की। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। राइट जी। ये तो मैं कहूंगा जी 833 इतनी मैंने इसकी बोरोइंग कॉस्ट लिखनी। राइट जी। अच्छा, अब मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम लिखनी। इन्वेस्टमेंट इनकम मेरी कितनी थी जी? वो कहते हैं जी 50,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया कितने पर जी? 0.06 के ऊपर, यानी 6% के ऊपर, फॉर कितने मंथ जी? 6 माह। लेकिन
इस 6 माह के दौरान कोई हॉल्ट आया है? जी यस सर। इस 6 माह के दौरान हॉल्ट आया। देखें, हॉल्ट आया जून और जुलाई में, और मेरे इस 6 माह में कौन सा मंथ फॉल करता है? सिर्फ जून वाला, क्योंकि 6 माह है ना, जनवरी से जून बनता है, जनवरी से जून तक 6 माह बनेंगे। जो जुलाई है वो हॉल्ट से बाहर है, तो इसका मतलब है मैं यहां पर भी 6 माह नहीं लूंगा बल्कि 5 माह लूंगा, डिवाइडेड बाय 12। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है कि हमने अगर हॉल्ट आ गए दरमियान में तो फिर हॉल्ट हमने कंसिडर नहीं करने चाहिए, और इसमें सिर्फ कंसिडर उतने वाला हॉल्ट किया जाएगा जितना आपका इन्वेस्टमेंट इनकम के दरमियान वाला जो आएगा केस। तो ये आ जाएगा जी 1,07,84 जी। ठीक हो गया जी। अब ये बात क्लियर है जी। तो ये ध्यान रखना है जी, जब आप इन्वेस्टमेंट इनकम जी सर। कैलकुलेट करने लगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कोई दरमियान में हॉल्ट तो नहीं आया। देखिए, ऑल्दो हॉल्ट 2 माह का था, जून और जुलाई का, लेकिन जिस साल जिस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट हुई थी उस टाइम पीरियड में सिर्फ 1 माह का हॉल्ट आया था, जुलाई वाला हॉल्ट हमने कंसिडर नहीं किया। इसमें अलबत्ता दोनों की है हमने बोरोइंग कॉस्ट। आई होप जी ये बात क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आज थोड़ा सा मजीद मैं इस सिनेरियो को खोलता हूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। एक क्वेश्चन जरा मैं छोटा सा इस साइड पर आपके लिए बनाता हूं। वो कहता है जी हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। मैं इसको इसी क्वेश्चन को ही ऐसे कर लेते हैं जी, ये जी। हमने 1 लाख की बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। कब से? 1 जनवरी 2022 से। वो कहता है, साथ ही बता देता है कि हमने जो है ना, यहां पर लिख देता है जो सरप्लस फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 5%। ठीक हो गया जी। अब उसने सिर्फ ये बताया, हमें नहीं पता कि कितना, और साथ वो ये भी बता देता है कि जो पेमेंट्स हुई हैं वो कुछ इस तरह से हुई। पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स वर एज फॉलो। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी 1 जनवरी को हमने पहली पेमेंट की, कितनी जी? लज्यूम जी 20,000 की। नेक्स्ट पेमेंट कहता है जी जाकर हमने 1 अप्रैल को की है जी, कितने की जी? 30,000। नेक्स्ट पेमेंट कहता है जी हमने जाकर 1 चलें जी सितंबर में कर दी, कितनी जी? बाकी जो 50,000 थी वो यहां पर जाकर कर दिया। राइट, ये या इसको भी अगर आप करना चाहें तो चलो इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। या आपने लैसडीम जी 30,000 की यहां पर की। ओहो, 30,000 की कितनी होगी? 30 30 60 और 20, और आखिरी वाली जो है वो 1 दिसंबर को की आपने जाकर, जो बाकी 20,000 बची थी ये। ठीक हो गया जी, पूरा 1 लाख हो गया ना जी। हाँ जी, 1 लाख हो गया। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन आपके सामने आ। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा आपके लिए रिफ्रेश करता हूँ। कहते 1 जनवरी को हमने 1 लाख का एसेट बनाना शुरू किया, उसी दिन लो ले लिया 10% पर, और ये 31 दिसंबर को जाकर कंप्लीट हो गया। जब वो ये कहते हैं ना सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट 5%, तो इसका मतलब है फिर वो आपको नीचे इस तरह की सिचुएशन देगा ताकि हम सरप्लस फंड्स फाइंड आउट कर सकें कि जब हमने लोन लगाना शुरू किया तो हमारे पास बचा कितना रहा। जितना जितना बचा रहा
वो हमने इन्वेस्ट किया होगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करने के लिए इस तरह की सिचुएशन वो आपको बता देता है। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो देखें, वो कहता है जी ये जो 1 लाख था इसको इन्वेस्ट हमने कैसे किया हुआ है, इसको इन्वेस्ट ऐसे किया, कहता है जी पहले 1 जनवरी को 20,000 लगाए, इसका मतलब जब 20,000 लग गया तो मेरे पास कितना सरप्लस फंड रहा, बाकी 80,000 मेरे पास सरप्लस फंड रहा। वो 80,000 जब वो कितनी देर तक के लिए सरप्लस रहा मेरे पास, जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 माह तक मेरे लिए मेरे पास 80,000 रुपया जो था, इसका मैं इधर लिख लेता हूँ, फर्ज कर लें सरप्लस फंड मैंने अगर निकालना हो कि मेरे पास सरप्लस कितना रहा, इधर लिख लेता हूँ मंथ्स कितनी देर तक मेरे पास रहे। तो मैं ये देख, मेरे पास 1 जनवरी से ऑनवर्ड जो पड़े हुए थे वो कितने थे, 80,000 रुपया सरप्लस पड़ा था। मैं 80,000 रुपया सरप्लस कितनी देर तक मेरे पास रहा, 3 मंथ तक। और कितने परसेंट पर था, ऑफ कोर्स 5% पर। तो मैं इसकी अगर इन्वेस्टमेंट इनकम निकालना चाहूं तो इधर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी आ जाएगी जी। इन्वेस्टमेंट इनकम मैं यहां निकालता जाता हूं साथ साथ, ये देखिए, फिर बात एक ही दफा निकाल लेते हैं बात। अच्छा, फिर 1 अप्रैल को जाकर 30,000 मजीद लग गया। जब 30,000 मजीद लग गया तो इसका मतलब है 1 अप्रैल के बाद अब मेरे पास 80,000 नहीं रहा, बल्कि 80,000 में से 30 मजीद लग गया, तो अब मेरे पास सरप्लस कितना बचा रहा जी, बाकी 50,000 बचा रहा। ये 50,000 कितनी देर तक के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक, इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक हो गई। ये 5 माह तक मेरे पास सरप्लस रहा, और ऑफ कोर्स किस पर रहा जी, ये रहा इसी के ऊपर ही, 5% के ऊपर ही। तो मैं इसकी भी इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लूंगा। अच्छा जी, 1 सितंबर के बाद जाकर 30,000 मजीद लग गया, तो अब मेरे पास जो सरप्लस बचा होगा वो कितना बचा होगा, 20,000। और ये भी जाहिर है कितनी देर रहा जी आपके पास, 20,000, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, डोंट फॉरगेट 1 दिसंबर को जाकर फिर से हमने लगाया, तो वो जो, नहीं ये भी 30,000 था, मजीद 30 था ना, सॉरी 30। यार क्या है, 30,000 जी, राइट जी। तो मजीद 30,000 मैंने लगा दिया, ये कितनी देर रहा जी मेरे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह के लिए जी। तो मैं 3 माह मजीद इसका भी, और ये भी 5% पर इसकी भी इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करूंगा। और 1 दिसंबर से ऑनवर्ड जाकर मेरे पास सिर्फ 20,000 ही बचा था, ये सिर्फ 1 माह तक मेरे पास रहा सरप्लस में, और इसकी भी मैं 5% पर इनकम कैलकुलेट कर लूंगा, राइट जी। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करनी होगा, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा होगा। ये जब भी आपको सिनेरियो इस तरह से दिया होगा, ये सिनेरियो उसने इसलिए दिया होगा ताकि आप सरप्लस फंड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सादा तरीका ये टेबल बनाया करें कि लोन्स, सरप्लस फंड्स, कितने मंथ तक वो हमारे पास सरप्लस रहा, परसेंटेज ऑफ इनकम, और इन्वेस्टमेंट इनकम, राइट जी। जब 1 जनवरी को मैंने देख रहा हूं कि मेरे पास कितने सरप्लस थे, तो 1 जनवरी को 1 लाख में से 20,000 मैंने लगा दिया, जाहिर है 80,000 मेरे पास अभी भी फारिग पड़ा था, लेकिन वो 80,000 सिर्फ 3 माह तक रहा, क्योंकि 1 अप्रैल को जाके उसमें से 30,000 मजीद लग गया था। तो 3 माह तक मैं इसकी 5% पर इनकम कैलकुलेट करूंगा। फिर 1 सितंबर को 30,000 मजीद लग गया, इसका मतलब है अब सरप्लस 50,000 है, तो ये 5 माह तक रहा। 1 सितंबर को जाकर मजीद 30,000 कैलकुलेट हमने खर्च लिया, इसका मतलब है अब मेरे पास जो बाकी बचा वो कितना सरप्लस था, वो सिर्फ 20,000 था। और ये 20,000 मैंने, सॉरी, 80,000 में से 30,000 कैलकुलेट कर लिया, निकाला, तो हाँ 50,000, 50 में से 30 निकाला, तो अभी भी 20,000 मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ, ये 20 है, 30 नहीं है जी। ठीक हो गया जी। 80 - 30, 50,
अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि 31 दिसंबर ये फर्क हो गया इसको, इसका फायदा। यह लिखना भी है तो लिखना चाहिए 31 दिसंबर, इसको देख लेते हैं। हम कर लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। राइट जी। तो 80,000 शुरू में 80,000 लगा, बचा था। 1 अप्रैल को 50,000 बच गया था, वो उसकी भी सरप्लस ले लेंगे। 1 सितंबर को 20,000 बचा था, वो 3 माह तक बचा रहा मेरे पास। और 1 दिसंबर को जाकर जो रिमेनिंग था वो भी मैंने लगा दिया, तो अब मेरे पास कोई सरप्लस नहीं बचा। और ऑल्दो मंथ एक है और 5% है, लेकिन इसकी मैं जीरो वो रेटिंग लूंगा, इसका जीरो इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करूंगा। राइट जी। अब अगर मैं इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूं तो ये परसेंटेज, ये देखेंगे पहली परसेंटेज जी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी 1000। वो हो जाएगी 1000। अगर आपने कैलकुलेट की है दूसरी तो वो भी मुझे बता दें, वरना फिर मैं ही कैलकुलेट करता जाता हूँ। जो 50,000 वाला मेरे पास सरप्लस बचा था वो मेरे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय कितने माह जी, 5 मंथ्स, 5 डिवाइडेड बाय 12। ओहो, इसको यूं भी तो करना होता है ना जी। ये लो जी 1041। जो 20,000 मेरे पास सरप्लस बचा था ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 0.055% यानी, और मल्टीप्लाई बाय 3 माह के लिए रहा जी मेरे पास 3 ब्रदर 3 डिवाइडेड बाय 12, तो इसकी जो परसेंटेज है ये 250 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा क्योंकि जो आखिरी हमने पेमेंट की इसके बाद सरप्लस कोई नहीं बचा था। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा जी, मेरे पास 2291.66, तो 2291.66। राइट जी। ये मैंने इसका इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट कर ली टोटल। अब इसमें जी अगर वो लेके जाना हो हमने, ये ले जी मैं ऊपर से सिनेरियो कैलकुलेट करूं जी, इस क्वेश्चन का आप आंसर देख लेते हैं। ये आ गया जी, देखें। अच्छा जी, इनिशियल कॉस्ट तो जाहिर है जी 1,00,000। बोरविंग कॉस्ट कितनी होगी इसकी, बोरविंग कॉस्ट चूंकि फुल ईयर चला उसे 10,000 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। राइट जी। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है 2291, तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 2291, ये ले जी। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट आएगा वो 10,770.9, तो एसेट की कॉस्ट इतनी आ जाएगी। राइट जी। ये कब सिनेरियो आपने करना है, जब आपका एसेट जो है वो हमें उसने साथ प्रोग्रेस पेमेंट्स दे दी के साथ साथ पेमेंट्स दी। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा कि अगर उसने कहा जी कि 1,00,000 रुपया हमने लगाया, लेकिन 1,00,000 रुपया लगाया कैसे है, 1 जनवरी को 20,000 लगाया, इसका मतलब है सरप्लस कितना बचा होगा 80,000, कितने माह के लिए 3 माह, ये कैसे पता चलेगा कितने माह के लिए, इससे आगे इन दोनों का डिफरेंस ले लिया कर, तो ये 3 माह तक मेरे पास सरप्लस रहा। इसके बाद 30,000 मजीद लग गया, इसका मतलब है मेरे पास अब कितना बचा जी 50,000, लेकिन कितनी देर के लिए, इस और इसका डिफरेंस 5 माह के लिए। फिर मैंने 20,000 मजीद लगा दिया जो बचा हुआ था, तो अब मेरे पास जो बचेगा वो कितना बच जाएगा 20,000 रुपया, और सॉरी 20 सरप्लस था, 30,000 मजीद लगाया तो अब 20,000 सरप्लस बचेगा कितनी देर के लिए, 3 माह के लिए। ये भी इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस आ जाएगा, और जो 20,000 बच गया था वो भी लगा दिया, इसका मतलब है अब सरप्लस कोई नहीं बचा, ऑल्दो एक माह था 5% पर, लेकिन जीरो हम इसकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये टेबल बना दिया करें जब भी इस तरह की सिचुएशन, अक्सर क्वेश्चन में वो आपसे ये टेबल इस तरह की, इस तरह का टेबल बनाता है, बल्कि ये पिछली दफा ही शायद एक पिछली से पिछली दफा बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन आया।
आपके पेपर में, उसने बस ये प्रोग्रेस पेमेंट्स के थ्रू आपसे इन्वेस्टमेंट, सादा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था आपका। राइट जी, तो इन्वेस्टमेंट इनकम हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी है। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हुए देखें, इनिशियल कॉस्ट वो तो ज़ाहिर एसेट की कॉस्ट है। बोरविंग कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बोरविंग कॉस्ट अपनी ओरिजिनल अमाउंट पर ही गई, क्योंकि कोई हॉल्ट नहीं था, इसलिए 10% ऑफ दी बोरविंग कॉस्ट वो तो आएगी आएगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। इसमें कोई मसला है तो जीतता है। अच्छा, इसमें भी आपने जो एक चीज जेन में रखनी, यहां पर भी लाजिम अगर वो क्या देता हॉल्ट्स आ गए, और वो क्या देता जी, हॉल्ट आ गया एक मार्च में और एक अगस्त में हॉल्ट आया, तो इसका मतलब है बोरविंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए तो मैं यहां पर ज़ाहिर है 2 माह तो 10 माह की बोरविंग कॉस्ट लेता इसमें, ठीक हो गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम करते हुए भी देखिए कहां कहां आया जी, मार्च में आया, तो इसका मतलब है मार्च कहां पर फॉल करता है, 1 जनवरी और अप्रैल, यानी ये 80,000 वाले ये जो 3 माह यहां पर मार्च फॉल करता है, इसका मतलब है यहां पर मैं मंथ अब 3 नहीं लूंगा बल्कि 2 लूंगा। राइट जी। अच्छा, इसी तरह दूसरा अगस्त में आया जी, तो अगस्त कहां पर फॉल करता है, ये अप्रैल और सितंबर के दरमियान, इसका मतलब है इस 50,000 में ये जो 50,000 इन्वेस्टेड रहा फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, इसमें से भी 1 माह का होल्ड था, वो भी मैं निकाल दूंगा। इसी तरह अगर वो कह देता कि अक्टूबर में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो 30,000 था इसमें भी, सॉरी ये जो 20,000 था इसमें भी 1 माह का होल्ड था, तो मैं वो भी निकाल दूंगा। तो अब मंथ्स ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कहां पर आया, जहां पर आया उस वाली इन्वेस्टमेंट में से आप वो वाला मंथ माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर है जी? जी सर, क्लियर है। ओके जी, दैट्स इट। अच्छा, अब आपने जो मेरे ऊपर एहसान करना है घर जाके, वो जी आपने जरा, मैं अब आपको बुक में लेके जाता हूँ, देखो मैं अभी तक आपको बुक में नहीं लेके गया, अब जरा अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको ये सारे सिनेरियो थोड़े थोड़े किसी ना किसी डिफरेंट एंगल्स में नजर आएंगे। वैसे मैं इंशाल्लाह ये बुक के क्वेश्चन भी कल आपको सारे करवाऊंगा। ये देखें छोटे छोटे सिनेरियोज इसने बना के, ये बना के पहले तो ये बताया कि कौन कौन से एसेट पर बोरिंग कॉस्ट लगेगी, किस पर नहीं लगेगी, तो ठीक होगा जी। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये आपने याद रखना है, क्वालिफाइंग एसेट होगा तो लगेगा, और अगर ये एसेट लंबे अरसे के लिए बना तो फिर ये इस पर बोरविंग कॉस्ट लगेगी। अगर एक चीज है वो बानी एक एक दो दो दिन में रही है, ये 1 माह में ही बन रही है, तो ऐसी सूरत में फिर बोरविंग कॉस्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। बोरविंग कॉस्ट आमतौर पर लंबे अरसे पर जो चीजें बनती हैं उनके ऊपर अप्लाई होती हैं चीजें। तो आपने एक तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे जिनके ऊपर होना लगना है, अप्लाई होना है, वो कौन कौन से हैं, फिर आगे उसने डिफरेंट आपको सिनेरियोज बना के दिए हुए, क्वेश्चंस के छोटे छोटे, जैसे मैंने क्वेश्चंस बना के आपको दिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये देखें, ये क्वेश्चन आप करेंगे इंशाल्लाह आपसे आराम से हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है, जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट दिया, बुक का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा इंशाल्लाह। आई कैप की बुक का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा अगर आपने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बोरविंग के ऊपर अप्लाई होगा, जनरल के ऊपर अभी डिस्कस नहीं होगा, ठीक होगा जी। यानी स्पेसिफिक बोरविंग वो वाली बोरविंग जो हमने ली ही इसलिए कि हम इससे एसिड बनाएंगे, यानी स्पेसिफिकली लिया ही इसलिए। तो जनरल बोरविंग का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको कल दूंगा। कल हम सेम 6 बजे इंशाल्लाह क्लास लेंगे। तो हमारी क्लास, ये आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैं ये जरा जल्दी से आपको बता दूं। नहीं, ये जो आपका कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट है ये जनरल बोरविंग का, ये आपने नहीं लेना। ये इससे आगे आगे ये पीछे पीछे ये क्वेश्चन कौन से, क्वेश्चन 4 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद कोशिश करनी है, इंशाल्लाह इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जी। राइट जी। अगर इसमें कोई मसला होगा तो फिर आपने मुझसे व्हाट्सएप कर लेना जी, मुझे 0300 8434 941।